हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोगों के नए चतुर्भुज के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज। जी हां दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने कुल जितने सारे चतुर्भुजों के बारे में जाना था वो सारे के सारे दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया था उन चतुर्भुजों के बारे में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो चक्रीय चतुर्भुज है दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज में कौन कौन सी आकृतियां आती है और साथ ही कौन कौन से चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोल सकते हैं, और चक्रीय चतुर्भुज का दोस्तों जो नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, और साथ ही किन आकृतियों को हम क्यों इनको चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे, इन सब के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित कुल जितने सारे महत्वपूर्ण तथ्य और विशेषताएं होंगे उनसे भी दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से अवगत कराऊंगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों आपका जो चक्रीय चतुर्भुज है, इसे आपको कक्षा 9th या 10th में आपको पढ़ना है। खासकर दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो कक्षा 9th के बुक में मैथ के सब्जेक्ट में दोस्तों ये स्टार्टिंग कर दी जाती है। यानी जो बच्चे होते हैं वो कक्षा 9th में चक्रीय चतुर्भुज से अवगत हो जाते हैं, इससे परिचित हो जाते हैं। और साथ ही साथ चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित इनका जो प्रश्न है दोस्तों वो कक्षा 9 से लेकर वो 12 तक भी क्या करते हैं, इनका दोस्तों वो यूज करते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे जो भी एग्जाम देते हैं, मतलब कि सीटेट का एग्जाम अगर निकालते हैं या दोस्तों अगर आप कोई भी बहुत सारा अगर मतलब एग्जाम देते हैं तो उसमें आपके जो चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित जो आपके प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से पूरा क्लियर कर दूंगा कि जो चक्रीय चतुर्भुज वास्तव में होती क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नाम से पता चलता है चक्रीय चतुर्भुज, यानी जो चतुर्भुज होगा दोस्तों उसका संबंध किसी ना किसी चक्र से होगा। किससे होगा दोस्तों? चक्र से होगा। तो आप लोग दोस्तों जब चक्र का यहाँ पर मैंने नाम यहाँ पर मैंने लिया है तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि चक्र जो होता है वो कैसा होता होगा। तो दोस्तों जो चक्र होता है वो एक प्रकार का वृत्ताकार होता है। यानी अगर आप विष्णु भगवान की चक्र की बात करें तो उनका चक्र कैसा होता है, एकदम सर्किल यानी कि वृत्ताकार जैसा होता है ना दोस्तों। तो यहाँ आपको समझने वाली बात यह है कि ये जो चतुर्भुज है आपका, इसका भी संबंध कहीं ना कहीं किससे होगा? चक्र से। और यहाँ पर हमारा जो दोस्तों चक्र का संबंध है वो किससे है? तो वृत्त से। यानी कि यहाँ पर जो चतुर्भुज है वो किससे रिलेटेड होगा? तो वृत्त से रिलेटेड होगा। यानी वृत्त से रिलेटेड इस चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो ये रिलेटेड कैसे है, सबसे पहले इसे दोस्तों हम लोग इसके परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग इसे समझिएगा दोस्तों। इसके परिभाषा के माध्यम से कहा जा रहा है आप लोगों को वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जब हमने चतुर्भुज का नाम लिया तो इसमें शीर्ष तो आएंगे ही आएंगे। आपको पता है कि यदि किसी चतुर्भुज के दो रेखाखंड एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं वह उभयनिष्ठ बिंदु उस चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। आपको पता है दोस्तों। तो यहाँ पर इनकी टोटल जितने भी शीर्ष है चतुर्भुज के, वो चारों के चार जो शीर्ष होनी चाहिए वो क्या बोला दोस्तों? किसी वृत्त के परिसीमा पर उपस्थित होते हैं। परिसीमा, परिधि, परिमाप, तीनों दोस्तों एक ही चीज होता है। ठीक है, परिसीमा मतलब आपको पता है दोस्तों कि इसके क्षेत्र के चारों ओर से घिरने वाली जो लंबाइयां होती हैं उसी को हम लोग परिसीमा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी दोस्तों अगर हम यहाँ पर कोई एक सर्किल अगर हम बना लें, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक सर्किल हमने दोस्तों यहाँ पर बनाया है। तो ये क्या है? एक प्रकार का वृत्त है। तो अगर आपसे पूछे कि इसका परिसीमा क्या होगा तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस वृत्त में क्षेत्र कौन है। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्र होगा वो यही ना होगा अभ्यंतर भाग में, यानी यहाँ तक पूरा इसका क्षेत्र क्या है, इस वृत्त का फैला हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों इसको कौन घेर रहा है? तो इसको घेरने वाली जो लंबाइयां है वो है दोस्तों ये रेड कलर वाली जो देख रहे हैं ना, यही क्या है, ये लंबाइयां है। और इसी लंबाइयां की जो माप है दोस्तों ये इस वृत्त की क्या कहलाती है? परिसीमा के रूप में जानी जाती है। और आपको यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के उनके सभी शीर्ष कहने का मतलब कि चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिसीमा यानी इसके परिधि पर उपस्थित होते हैं तो वह वृत्त ही चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। कितना सिंपल सा दोस्तों यहाँ परिभाषा आपको सामने बताया गया है। यानी कि यदि कोई ऐसा चतुर्भुज अगर आपको दिखे जिनके सभी शीर्ष, अब ऐसा नहीं कि उसके 4 में से 3 शीर्ष इसके परिधि पर उपस्थित होंगे और एक शीर्ष इनके परिधि पर उपस्थित नहीं होंगे तो उसे हम चक्रीय बोलेंगे। उसे दोस्तों बिल्कुल भी हम चक्रीय नहीं बोलेंगे। हमारा चक्रीय चतुर्भुज का संबंध एक ऐसे चतुर्भुज से है जिनके सभी के सभी शीर्ष किसी वृत्त की परिसीमा पर उपस्थित होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि यदि किसी वृत्त के किन्हीं 4 परिसीमा के बिंदुओं को मिलाने से एक चतुर्भुज का निर्माण होता है तो उस चतुर्भुज को ही हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों, अगर आप
वृत्त के किन्हीं 4 परिसीमा वाले बिंदुओं को लेते हैं, अगर 4 परिसीमा वाले बिंदुओं को ना लेकर अगर आप 3 परिसीमा वाले बिंदुओं को लीजिएगा तो क्या वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वो चतुर्भुज बन पाएगा? बताइए। यानी कि अगर 3 ठो लीजिएगा, एक ठो यहाँ पर, एक ठो यहाँ पर, एक ठो यहाँ पर, तो ये दोस्तों त्रिभुज बनाएगा, बिल्कुल भी चतुर्भुज नहीं बनाएगा। तो चतुर्भुज बनाने के लिए इसके परिसीमा पर एक बिंदु और आवश्यकता होती है, जिसके कारण इनके चारों रेखाखंडों से मिलकर एक नया चतुर्भुज बनता है। और इसी चतुर्भुज को हम लोग किस चतुर्भुज के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकृति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस वाले आकृति में आप देखते हैं कि ये जो आकृति है आपकी वो एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज है। यानी कि जो चतुर्भुज आप देख रहे हैं दोस्तों ए बी सी डी, वो क्या है? एक प्रकार का चतुर्भुज है। और साथ ही दोस्तों इस चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष है वो एक वृत्त की परिसीमा पर उपस्थित है, या कह सकते हैं कि दोस्तों जो आपका रेड कलर का जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, इस वृत्त के किन्हीं 4 परिसीमा वाले बिंदु क्रमशः ए बी सी और डी को मिलाने से जो नया चतुर्भुज आपका ए बी सी डी बना है, उस चतुर्भुज को ही हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको इस चतुर्भुज में इनके चारों शीर्षों में से कोई भी शीर्ष इनके परिसीमा से बाहर या अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि दोस्तों इनके चारों जो शीर्ष है वो परिसीमा पर ही उपस्थित है, इसलिए हम इस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज के नाम से संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखते हैं इस वाले आकृति में, तो इस आकृति में दोस्तों ये जो चतुर्भुज है वो तो भिन्न है इस वाले चतुर्भुज से, लेकिन इनके जो चारों के चारों जो शीर्ष है वो किसी वृत्त की परिसीमा पर उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चतुर्भुज के चारों के चारों जो शीर्ष है दोस्तों कौन कौन है? तो पी क्यू आर एस, यानी इनके 4 शीर्ष होने के साथ साथ ये चारों के चारों शीर्ष इस वृत्त के परिसीमा का एक बिंदु भी है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका चतुर्भुज पी क्यू आर एस है वो एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप लोग इन दोनों आकृतियों में देखते हैं तो इन दोनों आकृतियों में देखने से दोस्तों आपको ये पता चलता होगा कि इस आकृति के अंतर्भाग में बनने वाला जो चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, इनके चारों चारों शीर्ष क्रमशः डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस वृत्त के परिसीमा पर उपस्थित है। यानी देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी जो परिसीमा है यहाँ पर क्या है? डब्ल्यू उपस्थित है, यहाँ पर क्या है? एक्स उपस्थित है, यहाँ पर क्या है? वाई उपस्थित है, यहाँ पर क्या है? जेड उपस्थित है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो चतुर्भुज है आपका वो एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज है। यानी कि इनके चारों शीर्ष में से कोई भी ऐसा शीर्ष नहीं है जो कि वृत्त की परिसीमा पर उपस्थित बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हम आगे इस वाले चित्र में देखते हैं। तो इस चित्र में आने वाला इनके अंतर्भाग में जो चतुर्भुज ई एफ जी एच है, इनके भी चारों शीर्ष क्रमशः ई एफ जी एच है, जो आपका जो दोस्तों शीर्ष दिखाई दे रहा है इसके परिबद्ध वृत्त के परिसीमा पर उपस्थित है। इसलिए बोल सकते हैं कि जो आकृति है हमारी वो एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज होगा। लेकिन दोस्तों यदि आपसे कोई ये पूछे कि यदि किसी चतुर्भुज के परिबद्ध वृत्त ना मिले, मतलब इसके चारों ओर का जो वृत्त आप देख रहे हैं वो ना मिले, और आपको केवल चतुर्भुज को देखकर ये बतानी हो कि क्या ये जो चतुर्भुज है आपका वो चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब कि अगर ऐसे कोई चतुर्भुज दे दिया, ठीक है, ऐसे चतुर्भुज दे दिया आपको, आप बोला कि ये जो चतुर्भुज है आपका वो क्या एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज हो सकता है, तो आप ही बताइए दोस्तों इसके 4 को शीर्ष तो मिलेंगे लेकिन इसके परिबद्ध जो वृत्त है वो बिल्कुल भी है ही नहीं। तो क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है आपका वो एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब तक आप लोगों ने यही ना जाना था कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिसीमा पर उपस्थित होते हैं तो उस चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के रूप में जानते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर इस वाले आकृति में देखते हैं कि इनके चारों शीर्ष तो हैं लेकिन वृत्त की परिसीमा पर उपस्थित नहीं है। तो आपको इसे देखकर ये बतानी होगी कि क्या जो चतुर्भुज है आपका वो एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको चक्रीय चतुर्भुज के विशेषता से संबंधित कुल जितने सारे विशेषता हैं उन सबको दोस्तों आपको 1 बाय 1 करके समझना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता से संबंधित कुल जितने सारे विशेषता हैं उसे समझाने का प्रयास करता हूं। तो बात करते हैं दोस्तों इसके पहली विशेषता का। तो पहली नंबर विशेषता दोस्तों कहा जा रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज का चारों शीर्ष उसके परिता का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, यानी कि इस चतुर्भुज के चारों ओर क्या है? इनके वृत्त हैं, ठीक है। तो चारों ओर घिरे वृत्त की परिसीमा का एक अद्वितीय बिंदु होता है। अद्वितीय कहने का मतलब कि उसके अलावा कोई दूसरा बिंदु आपको उस वृत्त की परिसीमा पर नहीं मिल सकता। अगर बात करें दोस्तों अगर हम इस वाले आकृति में, तो आप लोग ध्यान समझिएगा, इस वाले आकृति में दोस्तों आपका क्या बना है अंतभाग में चतुर्भुज पी क्यू आर एस, और पी क्यू आर एस में जो शीर्ष आपका पी है वो इस वृत्त के परिसीमा पर उपस्थित है। यानी कि इस वृत्त की जो परिसीमा है दोस्तों वो किससे मिलकर बनी है? तो बिंदुओं के समूहों से मिलकर बनी है। आपको पता है ना कि यहाँ पर जो आप ये दोस्तों जो लंबाइयां देख रहे हैं वो क्या है? इनके केंद्र से एक निश्चित दूरी पर चारों ओर घिरे बिंदुओं का समूह है, और उन्हीं बिंदुओं के समूह में से कोई एक बिंदु
आपने P सेलेक्ट किया है। तो जब दोस्तों आपने यहाँ पर एक बिंदु P सेलेक्ट कर लिया है तो अगर आप इसके पूरे मतलब कि परिमाप पर अगर आप दोस्तों अगर घूमते हैं तो पुनः से दोबारा आपको दूसरा P बिंदु नहीं मिलेगा, क्योंकि जो P बिंदु है दोस्तों वो इस वृत्त की परिसीमा पर उपस्थित एक अद्वितीय बिंदु है जिसे आपने अपने चतुर्भुज के लिए शीर्ष के रूप में उपयोग किया है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का चारों शीर्ष उसके परितः घिरे वृत्त की परिसीमा का एक अद्वितीय बिंदु होता है। यानी कि PQRS आपने ले लिया। अगर सोचिएगा कि एक चतुर्भुज और हम इसमें बना दे और एक चतुर्भुज बनाने के बाद इनके जो शीर्ष है वो पुनः से यही वाला मिल जाए तो दोस्तों नहीं मिल सकते हैं। यानी जो आपने इस वृत्त के परिसीमा के बिंदुओं को चतुर्भुज के रूप में आपने प्रयोग लिया है शीर्ष की सहायता से, तो दोस्तों अगला जो अगर आप चतुर्भुज बनाइएगा तो उसमें बिल्कुल भी ये जो बिंदुएं होंगे PQRS वो सम्मिलित ना होकर इस परिसीमा के नए बिंदु सम्मिलित होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वृत्त की परिसीमा के प्रत्येक बिंदु अपने आप में एक अद्वितीय बिंदु है और इन अद्वितीय बिंदु से अगर आप कोई चतुर्भुज की रचना करते हैं तो वो दोस्तों इस चतुर्भुज के शीर्ष के लिए एक अद्वितीय बिंदु कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी नंबर में। तो बी नंबर विशेषता में आपसे कहा जा रहा है चक्रीय चतुर्भुज की चारों भुजाएं एवं इनके सभी विकर्ण उनके परिबद्ध वृत्त की एक जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि जीवा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि जीवा क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि किसी वृत्त के परिसीमा के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस वृत्त की जीवा कहलाता है। क्या बताया मैंने? किसी वृत्त के परिसीमा के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस वृत्त की जीवा कहलाता है। तो दोस्तों हमें ऐसा मतलब दो बिंदु लेना है जो कि मिलने के बाद वो रेखाखंड के रूप में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक वृत्त ले लिया। हम क्या करते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं। यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे दोस्तों तो हमें एक रेखाखंड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। कौन? तो AB रेखाखंड। तो यहाँ पर जो आप AB रेखाखंड देख रहे हैं वही क्या होगी? इस वृत्त की जीवा होगी। अगर दोस्तों हमने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया और एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया तो इस दोनों बिंदुओं की सहायता से हमने जो दोस्तों यहाँ पर रेखाखंड खींचा वो क्या होगी? वृत्त की जीवा होगी। तो अगर मान चलते एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया और फिर इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हमने एक रेखाखंड खींचा तो ये रेखाखंड क्या होगी? वृत्त की जीवा होगी। तो आपने जाना कि वृत्त की जीवा हम किसको बोलते हैं कि किसी वृत्त की परिसीमा के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस वृत्त का क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। और साथ ही आपको इस विशेषता में बताया जा रहा है कि किसी चतुर्भुज के, तो कौन सा चतुर्भुज? तो चक्रीय चतुर्भुज, यानी चक्रीय चतुर्भुज के चारों भुजाएं और साथ ही इनके दोनों विकर्ण क्या होते हैं? इनके परितः यानी इनके परिबद्ध वृत्त के जीवा होते हैं। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कि हमने क्या बताया आपको कि किसी वृत्त के परिसीमा के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस वृत्त का जीवा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर थोड़े समय के लिए दोस्तों अगर हम ये मान लें कि ये जो आपकी आकृति है उस आकृति में जो आपका चतुर्भुज बन रहा है EFGH उसमें से जो आपका रेखाखंड EF है वो इस चतुर्भुज की भुजा नहीं है, मतलब मान के चलते हैं नहीं है इस थोड़े समय के लिए। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं? आप यही देखते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु E है और यहाँ पर जो बिंदु F है वो वृत्त की परिसीमा का दो बिंदु है ना। जब हम इस वृत्त की परिसीमा के दो बिंदु E और F को एक दूसरे से मिलाते हैं तो मिलाने के तत्पश्चात हमको एक रेखाखंड प्राप्त होता है दोस्तों। तो रेखाखंड कौन प्राप्त होता है? तो रेखाखंड हमको EF प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम नहीं कह सकते हैं कि जो EF रेखाखंड है वो इस वृत्त की एक प्रकार की जीवा है। और जस्ट गुण दोस्तों वही FG के साथ भी क्या होगा? घटित होगा। क्यों? क्योंकि FG में आने वाली जो दो बिंदुएं हैं F और G वो वृत्त की परिसीमा पर उपस्थित है। और जब हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो मिलाने के तत्पश्चात एक रेखाखंड का रूप यहाँ पर पकड़ता है जिसको हम लोग जीवा के रूप में जानेंगे। और यही क्रिया आपके GH के साथ भी होगी, EH के साथ भी होगी। और शेष हमने कुल जितने सारे यहाँ पर आकृतियां लिया है और इन आकृतियों में आने वाले जो भी दोस्तों आपके चक्रीय चतुर्भुज की भुजा है वो दोस्तों इन वृत्तों के लिए क्या होगी? एक प्रकार की दोस्तों जीवा कहलाएगी। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज की चार भुजा क्या होती है? उस वृत्त की जीवा होती है जिसके परिबद्ध वो चतुर्भुज होता है। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं? इनके परिबद्ध वृत्त के जीवा होते हैं। कैसे? तो आपको पता है कि चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो एक दोस्तों यहाँ पर E हम बिंदु ले लेते हैं जो कि चतुर्भुज का शीर्ष है, तो इसके सम्मुख कौन होगा? तो G बिंदु होगा ना। तो हम क्या करते हैं कि मिलाते हैं। तो दोस्तों जब हम मिलाते हैं तो मिलाने के तत्पश्चात क्या होता है? हमको एक विकर्ण मिलता है। तो आप ध्यान से देखें कि जब हमने यहाँ पर इस चतुर्भुज में विकर्ण ड्रॉ किया है EG, तो EG भी क्या है? वृत्त की परिसीमा पर स्थित दो बिंदु कौन कौन? एगो E एगो G को मिलाने वाला एगो रेखाखंड है। तो जब ये एगो रेखा
का खंड है तो कहीं ना कहीं वृत्त के का होगा, एगो जीवा होगा। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं एफ और एच में, तो एफ और एच भी क्या है, वृत्त की परिसीमा पर उपस्थित दो बिंदु है। और जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो भी दोस्तों क्या होती है, एक प्रकार का जीवा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि चतुर्भुज के सभी भुजाएं और इनके सभी विकर्ण क्या होते हैं, वृत्त के जीवा के रूप में जाने जाते हैं, यदि वो चतुर्भुज चक्रीय होता है तो। अब हम बात करते हैं अगला सी नंबर में। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। क्यों भाई कहलाते हैं, क्योंकि चक्र वाले बिंदु होते हैं। यानी कि जो आपने यहाँ पर जो चतुर्भुज आपने निर्मित किया है ना, तो ये निर्मित आपने कैसे किया है, तो आपने निर्मित किया है WXYZ की सहायता से। और ये जो बिंदु आपको प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चक्र से प्राप्त हुए हैं। और चक्र है कौन आपका, तो चक्र है आपका वृत्त। इसलिए दोस्तों वृत्त वाले जो बिंदुएं होते हैं उन बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चतुर्भुज के लिए हम लोग चक्रीय बिंदु के नाम से हम लोग जानते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि चक्रीय चतुर्भुज का प्रत्येक शीर्ष क्या कहलाता है, तो आप बताना कि चक्रीय चतुर्भुज का प्रत्येक शीर्ष चक्रीय बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अगले वाला जो विशेषता है उसके बारे में। तो अगला विशेषता डी नंबर से कहा जा रहा है, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ दोस्तों कहा जा रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग एक समपूरक कोण होता है। ठीक है, क्या बताया, एक चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग एक संपूरक कोण होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बता देता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग एक संपूरक कोण कैसे होता है। और इसी से दोस्तों हम लोग ये पता कर पाएंगे कि किसी चतुर्भुज के बिना परिबद्ध इनके वृत्त के सहायता से हम लोग बता सकते हैं कि यह जो चतुर्भुज होगा आपका वो एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो कैसे दोस्तों, यानी कि यदि किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का योग एक संपूरक कोण के बराबर अगर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि जो चतुर्भुज है हमारा वो एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज होगा। यदि दोस्तों इनके समूह कोणों के दोनों युग्मों में से यदि किसी भी एक युग्म का भी अगर समूह कोणों का योग अगर एक संपूरक कोण के बराबर हो जाता है तो हम लोग दोस्तों बिना किसी संकोच के उस चतुर्भुज का नामकरण चक्रीय चतुर्भुज के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस वृत्त के केंद्र बिंदु को देखते हैं। तो दोस्तों इस वृत्त का जो केंद्र बिंदु होगा वो कहीं ना कहीं दोस्तों कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो आप यहाँ पर x और z इस चतुर्भुज के शीर्ष देख रहे हैं ना, उसको हम लोग इसके केंद्र बिंदु से मिलाते हैं। ठीक, जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए वो ऐसे मिला और एक दोस्तों आपका ऐसे मिला। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और एक दोस्तों यहाँ पर कोण निर्मित हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो कोण निर्मित हो रहा है वो हो रहा है कोण 1 और यहाँ पर जो कोण निर्मित हो रहा है वो हो रहा है कोण 2 हो रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमको यही ना सिद्ध करना है कि कोण W प्लस कोण Y बराबर कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि कोण W क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो कोण W है वो कहाँ स्थित है बताइए, तो जो कोण W है आपका, या बोल सकते हैं हम लोग ऐसे भी कि XWZ, कोण XWZ यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कोण क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा प्रमेय के माध्यम से, या अगर आप 8 क्लास में अगर हैं, अगर आप 9th क्लास में जाइएगा तो आपको दोस्तों उसमें ये सत्यापित कराया जाएगा कि किसी वृत्त के परिसीमा पर बनने वाला जो दोस्तों कोण होता है वो वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। क्या जाना आप लोगों ने कि किसी वृत्त के परिसीमा पर बनने वाला जो कोण होता है उस वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। तो वृत्त के केंद्र पर कौन कोण बन रहा है, तो देखिए वृत्त के केंद्र पर वो कोण 1 बन रहा है और वो कोण 2 बन रहा है। तो इसके क्षेत्र से हम बाहर बात करते हैं, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, यहाँ पर इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा। तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं, ऐसे देखिए XWZ क्या होगा दोस्तों, आधा होगा ना। ठीक है, घबराइएगा मत, हमने यहाँ पर कोण मान के चला है। ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा ना आप लोगों को समझने में कि सर मतलब घबरा जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको m मान लीजिए और इसको n मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, कोण m आ जाएगा। अब मान लीजिए इसको क्या, समीकरण 1। अब उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देखिए XYZ, तो XYZ पर जो कोण बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण XYZ। और आप लोगों ने अभी जाना कि किसी वृत्त के परिसीमा पर बनने वाला जो कोण होता है वो उसके केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। तो इसके केंद्र पर कौन कोण बन रहा है, देखिए 1/2 गुणे कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर m। देखिए हम यहाँ पर गलती से m लिख दिए हैं, m ना होगा n होगा। ठीक है ना, कैसे, देखिए यहाँ पर n है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग n लिख देंगे और हेजा दोस्तों क्या हो जाएगा m,
कोण m। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, यानी दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब दोस्तों हम लोग दोनों का ऐड करेंगे तो सिंपल रूप से ऐसे लिख सकते हैं, कोण w प्लस कोण y। बताइए, मतलब हाई वाला कोणवा और हाई वाला कोणवा दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब साथ ही जब LHS का पक्ष अगर ऐड हो गया तो RHS का भी पक्ष क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो 1/2 गुणे n प्लस 1/2 गुणे m होगा ना दोस्तों। अब बताइए, दोनों में 1/2 क्या है, कॉमन है, तो कॉमन हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/2 कॉमन निकल गया, फिर क्या बच जाएगा, तो दोस्तों कोण n प्लस कोण m। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 1/2। अब देखिए कोण n प्लस कोण m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या आप लोग, कोण n प्लस कोण m को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 360 डिग्री। अब आप लोग बोलिए कि 360 डिग्री कैसे सर लिख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हाई पूरा जो कोणवा है वो कितना है, कोण n है। ये पूरा कोण कितना है दोस्तों, कोण n है, और ये जो पूरा कोण है वो कितना है, m है। और आपको पता है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बनने वाला पूर्णतः जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और जब हम नीचे वाला पूरा कोणवा n और ऊपर वाला पूरा कोणवा m को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री बराबर हमारा निकल जाएगा। समझ रहे बात को ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग 360 को 2 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर भाग देने के बाद कितना आएगा, 180 डिग्री। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कोण w और कोण y इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप लोग x और z के साथ अगर इसी प्रकार से क्रिया करके अगर आप देखेंगे तो इनका भी योग दोस्तों 180 डिग्री ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने ये देखा कि यदि कोई ऐसा चतुर्भुज मिले जिनके समूह कोणों का योग एक समपूरक कोण होता है तो उस चतुर्भुज दोस्तों बिना किसी संकोच के हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ई नंबर विशेषता में। तो ई नंबर विशेषता दोस्तों आपसे कहा जा रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा पर बना बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब होता है बाह्य कोण यानी कि बाहरी कोण। ठीक है, अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। देखिए दोस्तों अंतरा का मतलब होता है अंतराण्विक यानी अंदर यानी अंतभाग। ठीक है, अभिमुख का मतलब होता है उसके सामने, किसके सामने, जो आपने बाह्य कोण लिया ना ठीक उसी के सामने, लेकिन किस भाग में, तो उस चतुर्भुज के अंतभाग में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये जाना, क्या जाना, कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा पर बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। और अंतराभिमुख कोण आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर चित्र के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर हम कोई एक भुजा को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 4 के भुजा दिख रहे हैं ना, PQRS में 4 भुजा दिख रहा है। तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं। तो मान के चलते हैं कि हम QR भुजा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब दोस्तों हम लोग QR भुजा को आगे मान के चलते हैं, अगर हम T बिंदु तक बढ़ाएं तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा टोटल कोण बनेगा ना, यहाँ पर यही कोण इस चतुर्भुज का क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा। और कहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो अंतरा मतलब इसके अंदर वाला भाग। तो अंदर क्या हुआ, ये क्षेत्र दोस्तों जो देख रहे हैं इसके अंदर वाला भाग है। ठीक है, तो इसके सामने इसके अंदर वाले भाग में कौन कोण होगा, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला कोण मिलेगा। कौन, तो कोण एस। कह रहा है आपसे कि यहाँ पर जितना भी कोण बनेगा, कहाँ पर, यहाँ पर, तो वो जो कोण की माप होगी वो इस कोण के माप के बराबर हो जाएगी। तो मान के चलते हैं हम लोग दोस्तों कि यहाँ पर जो कोण है हमारा Q पर वो बन रहा है अल्फा, और यहाँ पर जो कोण है हमारा वो बन रहा है बीटा। और आपको बताना है कि अल्फा बराबर बीटा होता है कि नहीं। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आप लोग को यहाँ पर इस तथ्य को प्रूफ करके दिखाया था कि इनके समूह कोणों का योग 180 डिग्री यानी संपूरक कोण के बराबर होता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों मैं आप लोग को अभी इसी वीडियो के माध्यम से ये सिद्ध करके बता दूंगा कि इनके कोई भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर इस पर बनने वाला जो बहिष्कोण है इनके अंतराभिमुख कोण के बराबर कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम इसे मिटा देते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमने इसके बहिष्कोण को अल्फा मान लिया है और इसके अंतराभिमुख कोण को बीटा मान लिया है। और साथ ही दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं ना, यहाँ पर इस वाले कोण को हम लोग गामा मान लेते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, गामा, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है इस चीज को प्रूफ करने में। इतना प्रूफ करने में हमें इस कोण की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो इसको हमें दोस्तों क्या मान लिया, गामा मान लिया। और मैं आप लोग को बता दूं क्योंकि आपने अभी जाना दोस्तों कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का जो योग होता है वो एक प्रकार का संपूरक यानी कि 180 डिग्री के कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि कोण बीटा प्लस कोण गामा
तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इतना तो समझ ही रहे हैं, शॉर्टकट में बता रहे हैं, मतलब इस चीज को आपको प्रूव कर रहे हैं 9th क्लास में बिल्कुल अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से मैं आप लोगों को कराऊंगा भी, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीके से आप लोग बता रहा हूँ कि कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ताकि आप लोग दोस्तों इसे संबंधित कुल जितने सारे तथ्य हैं अपने माइंड से बिल्कुल भी आप मिस ना कर, इसे अच्छे से आप लोग समझ जाए। तो दोस्तों इतना आप लोगों ने जाना कि कोण बीटा प्लस कोण गामा इक्वल टू 180 डिग्री कैसे हुआ, जिनके समूह कोणों का योग का संपूरक होने से हुआ। और साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण अल्फा है और जो कोण गामा है, ये दोनों को दोनों जो कोण है दोस्तों वो एक प्रकार के आसन्न कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि R से T तक एक प्रकार का दोस्तों आपका किरण है, या बोल सकते हैं दोस्तों एक प्रकार का रेखाखंड है, और इस रेखाखंड के Q बिंदु पर आती दोस्तों वो एक प्रकार का PQ एक रेखाखंड है, जिसके दोनों ओर बनने वाला जो कोण है आसन्न कोण, वो कौन है, क्रमशः अल्फा और गामा। तो ये दोनों को दोनों जो दोस्तों आसन्न कोण है आपके, ये दोनों को दोनों एक दूसरे से मिलकर एक रैखिक युग्म बनाते हैं। और आप सभी को पता है कि आसन्न कोणों का योग यदि एक रैखिक युग्म हो तो उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर बताइए तो कोण अल्फा प्लस ये कितना है, गामा है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोण गामा, तो किससे, तो रैखिक युग्म से, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये दोनों को दोनों जो LHS पक्ष है वो आपस में बराबर हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि जब ये वाला पक्ष 180 डिग्री बराबर है और ये वाला पक्ष 180 डिग्री बराबर है, तो ये दोनों LHS वाले पक्ष भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको दोस्तों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोण बीटा प्लस कोण गामा इक्वल टू कोण अल्फा प्लस कोण गामा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, किसका, तो गामा वाला। तो गामा गामा हम लोग कटा देंगे। तो जब हम लोग गामा गामा यहाँ पर कटा दिए तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो कोण बीटा है और जो कोण अल्फा है, यानी कहने का मतलब कि कोण अल्फा जो है वो कोण बीटा के बराबर हो चुका, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रूफ कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल भी कभी मत भूलिएगा, ये समझ कर रखिएगा कि यदि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज की कोई भी अगर एक भुजा अगर बाहर बढ़ा दी जाए और उसके बाहर भुजा पर कोई भी अगर बहिष्कोण बनता है, तो उस बहिष्कोण का जो दोस्तों मान होता है वो उस चतुर्भुज के अंतर्भाग में बनने वाले अंतराभिमुख कोण के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो विशेषता है वो बिल्कुल सरल तरीके से खत्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अगले वाला विशेषता में। तो अगला विशेषता में दोस्तों कहा जा रहा है वे सभी चतुर्भुज जिनके समूह कोणों का कोई एक युग्म संपूरक हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो इसे दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि कोई भी अगर आपको ऐसा चतुर्भुज मिले बिना वृत्त के, ठीक है, बिना वृत्त के और कोई भी ऐसा चतुर्भुज मिले जिनके समूह कोणों का कोई भी एक युग्म एक संपूरक कोण होता है, तो उसे दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो इसे आप लोगों ने समझ चुका। अब हम बात करते हैं इसके अगले वाला विशेषता पर। तो अगला वाला विशेषता कहा जा रहा है चक्रीय चतुर्भुज को उत्कीर्ण चतुर्भुज भी कहा जाता है। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नया नाम है उत्कीर्ण चतुर्भुज। यानी कहीं पर अगर किसी किताब में आपको उत्कीर्ण चतुर्भुज मिले तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अब ये कौन सा नया चतुर्भुज आ गया। दोस्तों जो चक्रीय चतुर्भुज है उसी को हम लोग उत्कीर्ण चतुर्भुज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसे आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस वाले विशेषता नंबर H में। तो H नंबर विशेषता में कहा जा रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज की चार भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर आयत या एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। क्या बताया, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर। ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, बस केवल समझना है आप लोगों को। ठीक है, तो मान के चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कि एक्स वाई का मध्य बिंदु जो होगा वो है दोस्तों आपका एक प्रकार का क। ठीक है, इसका जो बिंदु है मध्य बिंदु वो है दोस्तों ख। इसका जो मध्य बिंदु है वो है दोस्तों ग। इसका जो मध्य बिंदु है वो है दोस्तों घ। तो क्या बताया कि चक्रीय चतुर्भुज की चार भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक आयत या एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। तो इनको क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग कर्मानुसार मिलाते हैं। तो जब हम इसे कर्मानुसार मिलाएंगे ना, देखिए हमने ग को मिलाया घ से, फिर दोस्तों हमने घ को मिलाया क से, और फिर हमने क को मिलाया हमने ख से, और फिर हमने ग को मिलाया हमने ख से। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रकार का यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है। तो दोस्तों जो चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पर वो या तो एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज होगा और नहीं तो दोस्तों एक प्रकार का आयत होगा। इसलिए आप लोग समझ कर रखिएगा कि किसी भी चतुर्भुज के चार भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो आपका नया चतुर्भुज बनता है उसे हम लोग समानांतर चतुर्भुज या आयत के नाम से क्या करते जानते हैं। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों जो आपका आयत है वो भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज ही है। यानी कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, निर्मित होता है। तो इस चीज को आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा। अगला नंबर
बताया जा रहा है आई नंबर में, एक चक्रीय चतुर्भुज में विकर्णों का गुणनफल इसके सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। क्या बताया कि विकर्णों का जो गुणनफल है ना, विकर्ण मतलब दोनों विकर्णों का जो गुणनफल है इनके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्मों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो कैसे होता है तो आप लोग समझिएगा, इसे मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों की तीनों जो आकृति है ना वो काफी मतलब दोस्तों रफ हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। हाँ, ये आकृति अच्छा बचा हुआ है, इस आकृति के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, दो ठो विकर्ण ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों दो ठो विकर्ण यहाँ पर कौन को खींचते हैं, पहला BD या दूसरा दोस्तों खींचते हैं यहाँ पर हम लोग एगो AC। ठीक, ये दो ठो आपका विकर्ण हो चुका। तो क्या बताया कि एक चक्रीय चतुर्भुज में विकर्णों का गुणनफल, यानी कहने का मतलब कि विकर्ण कौन कौन है, तो AC BD, इनका जो गुणनफल है AC गुणा BD इजकल टू क्या बताया, विकर्णों का गुणनफल इसके सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों के। तो दोस्तों बताइए तो सम्मुख भुजा कौन कौन है, देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर AD के सम्मुख है BC और AB के सम्मुख है CD, यानी सम्मुख भुजाओं के दो युग्म हैं। तो क्या बताया कि सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों के गुणनफल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम्मुख भुजाओं को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग गुणा कर सकते हैं किस प्रकार से, तो AB के सम्मुख है CD है ना, AB के सम्मुख CD, तो लिख सकते हैं AB गुना CD प्लस दूसरा का युग्म कौन है, सम्मुख वाला, तो AD के सम्मुख वाला BC, तो लिख सकते हैं AD गुना BC, यानी सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों के गुणनफल के योगफल है ना, यहाँ पर जोड़ है, यानी योगफल के बराबर होता है। तो दोस्तों यदि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के इनके विकर्णों का अगर आप गुणनफल निकालिएगा ना, तो इनका जो गुणनफल होगा वो उस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्मों के गुणनफल के योग के बराबर प्राप्त होगा, जिसका निरूपण इस प्रकार से निकल कर आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग का पूरा चक्रीय जो चतुर्भुज से संबंधित जो विशेषता है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। और साथ ही अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि क्या सर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर ही होंगे। दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इस चीज को आप लोग हमेशा याद करके रखिएगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि इस वाले आकृति में ये जो आपका जो चक्रीय चतुर्भुज है वो एक प्रकार का दोस्तों वर्ग है, यानी इनकी चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से इनके अंतर्भाग में बनने वाले प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होगी, एक दोस्तों समकोण होगी। तो जब इनके प्रत्येक अंतःकोणों की माप एक समकोण होगी तो इनके समकोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, हो सकते हैं ना यहाँ पर आपस में बराबर। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर इस वाला आकृति में देखें तो इस वाला आकृति में दोस्तों अगर आप देखते हैं कि ये जो चतुर्भुज है आपका वो एक प्रकार का दोस्तों समलंब चतुर्भुज है, यानी लग रहा है कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, लेकिन ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर नहीं है। तो इसलिए इनके जो समूह कोण होंगे वो आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाला आकृति में दोस्तों, ये जो आकृति है वो एक प्रकार का पतंग है और आपको बताए थे कि पतंग के समूह कोणों में से कोई एक ही युग्म वाला समूह कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, जबकि दूसरा समूह कोण वाला युग्म आपस में बराबर नहीं होता है। तो इस चीज से हम लोग यही समझेंगे कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का जो समूह कोण होता है कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर ही होगा, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित कुल जितने सारे विशेषताएं थे मैंने आप लोग को अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार जितना दोस्तों मेरे अंदर सामर्थ्य था, मैं जितना समर्थवान था, इतना दोस्तों मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। इससे संबंधित और भी बहुत सारे विशेषताएं जो है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोस्तों इतना चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित विशेषता को अपने माइंड में रखते हैं तो आपको चक्रीय चतुर्भुज में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना था, इसके बारे में जानना था। ऐसा नहीं कि केवल इसके परिभाषा को पढ़ लिए, जान लिए, बस हम निकल गए, तो ऐसा नहीं। हमको दोस्तों यहाँ पर अधूरा ज्ञान लेकर हमको आगे नहीं बढ़ना है। जो भी आप ज्ञान लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा परिपूर्ण रूप से उसका ज्ञान लीजिए। इसीलिए इन विशेषताओं को समझाने के साथ साथ मैं आप लोग को प्रूफ भी करवाता हूँ, ताकि आपको दोस्तों ये समझ में आ सके कि हाँ ये वास्तव में है तो क्यों और किस प्रकार से है। यही दोस्तों मेरा प्रयास रहता है आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का। तो दोस्तों जितना आप चक्रीय चतुर्भुज को आसान समझते थे इतना वो आसान नहीं है, और समझे तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज मिला होगा, मेरे वीडियो पर दिया हुआ टाइम दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपका दोस्तों यूज हुआ होगा, तो दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।